हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नसीमा पर। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 स्थानीय शासन पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में पारित किया गया था और 1993 में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन हमारा गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था और 74वां संविधान संशोधन हमारा शहरी शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है बच्चों, 73वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया था, इसमें त्रिस्तरीय बनावट के बारे में बताया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय बनावट है यानी कि अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो आएगा पहले ग्राम पंचायत, फिर आएगा मंडल, उसके बाद आएगा जिला पंचायत। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये त्रिस्तरीय बनावट है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल जिसको कि हम खंड भी बोलते हैं, तीसरा हमारा जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय बनावट है गांव के अंदर, क्योंकि 73वां हमारा संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है। तो गांव के अंदर आप लोग को पता है कि ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर मंडल होता है और उसके ऊपर क्या होती है, जिला पंचायत होती है, पूरे जिला की पंचायत। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी ये त्रिस्तरीय बनावट है, इसका चुनाव कैसे होता है, यानी कि जो ये हमारी पंचायती राज है, इसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इसका चुनाव जनता द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बेटा क्या होता है, इसका चुनाव होता है। ठीक है, जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अपने ग्राम पंचायत को चुनती है। उसके बाद से इनका जो कार्यकाल होता है बेटा, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, यानी कि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर राज्य की सरकार 5 साल से पहले इसे भंग करती है तो उसे 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाने पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी हमारी राज्य की सरकार पंचायती राज को क्या कर देती है, भंग कर देती है, तो उसे क्या कराना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से क्या कराना पड़ता है, चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर 5 साल से पहले किसी भी प्रदेश की सरकार ने, किसी भी राज्य की सरकार ने क्या कर दिया, अगर उसको भंग कर दिया तो वो क्या करेगी, नए चुनाव 6 माह के भीतर करा देगी। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयुक्त की होती है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव कराना, राज्य चुनाव आयुक्त की। किसकी, राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होती है। किसके चुनाव कराना, पंचायती राज के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयुक्त की होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता चुनती है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर कोई भी राज्य सरकार इसको भंग करती है तो वो 6 माह के भीतर क्या करेगी, दोबारा से चुनाव करवाएगी और इनका चुनाव कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयुक्त इनका चुनाव कराएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण। आरक्षण आप लोग को पता है क्या होता है, आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब कि कुछ आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में भी। ठीक है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण है वो क्या है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर क्या है कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 1/3, यानी कि अगर 3 लोग हैं तो 3 में से क्या होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है, एक सीट क्या है, रिजर्व। ठीक है, बुक है पहले से। तो पंचायती राज में कितने महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 1/3 सीटें आरक्षित है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी व अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए उनके अनुपात में सीटें आरक्षित है। ठीक है, जो महिलाओं के लिए तो 1/3 सीट आरक्षित है, उसके बाद से जो हमारा एसटी एससी आ जाते हैं उनके लिए क्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। ठीक है, और इसमें ओबीसी को भी चांस दिया गया। ठीक है, अगर राज्य चाहे, राज्य की सरकार चाहे तो ओबीसी को भी इसमें क्या कर सकती है, सीटें आरक्षित कर सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एसटी व एससी में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, जो एससी और एसटी जो समुदाय के जो लोग होते हैं, यानी कि जो जाति के जो लोग होते हैं,
उन जाति में भी क्या है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या है, आरक्षित है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या है, सीटें आरक्षित है। ओबीसी के लिए भी राज्य चाहे तो सीटें आरक्षित कर सकती है। ठीक है, और जो SC ST होते हैं उनमें भी क्या होता है, महिलाओं को 1/3 सीटें क्या होती है, आरक्षित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विषयों का स्थानांतरण। ठीक है, विषयों का स्थानांतरण का मतलब क्या है कि बेटा हम बहुत सारे विषय हैं जिनका क्या किया गया, स्थानांतरण किया गया। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं कि 29 विषयों का राज्य सूची से 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 29 ऐसे विषय हैं जिनको की राज्य सूची से निकालकर किस किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 29 विषयों को राज्य सूची से निकालकर 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सभी विषय पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए। जो ये 29 विषय हैं, ये किसको दिए गए हैं, पंचायती संस्थाओं को दिए गए। हस्तांतरित करने का मतलब क्या होता है, हस्तांतरित का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को देना। ठीक है, तो ये सारे 29 के 29 विषय किसको दिए गए, पंचायती संस्थाओं को दिए गए। ठीक है, उसके बाद से इसका संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। ठीक है, जो 29 विषय हैं ये इसे किससे रिलेटेड है, स्थानीय स्तर पर जो होने वाला विकास और कल्याण होता है उससे ये क्या है, संबंधित है। उसमें मैंने कुछ विषय लिख दिए हैं। इसमें आपके एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि आप लोग विषय बताओ जिनको की 11वीं अनुसूची में, राज्य सूची से 11वीं अनुसूची में ट्रांसफर किया गया, इनके हस्तांतरित किया गया। ठीक है, तो मैंने कुछ इसमें विषय लिखे हैं, वैसे तो 29 है, इसमें मैंने कुछ लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, सिंचाई, कृषि, गरीबी उन्मूलन, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, लघु उद्योग, कमजोर तबकों का कल्याण व तकनीकी प्रशिक्षण। आप लोग देख रहे हो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो विषय हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गांव के विकास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सड़कें, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, कृषि, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो गांव के विकास और कल्याण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को ये विषयों का स्थानांतरण के 11वीं राज्य सूची से 11वीं अनुसूची में क्या करा गया, 29 विषयों को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। अब जैसे कि इनको अनुसूची में से दिया गया है, ठीक है, इनको ट्रांसफर करके कुछ विषय दिए गए, तो उसके लिए क्या कराया गया, एक राज्य का वित्त आयोग बनाया गया। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, प्रदेश की सरकार 5 वर्ष के लिए इसका गठन करती है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। और इसका गठन कौन करता है, तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश मतलब कि राज्य की सरकार किसका गठन करती है, राज्य वित्त आयोग का गठन करती है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा करती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमेशा देख रेख करती रहती है किसकी, स्थानीय शासन की आर्थिक स्थिति का। ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में हमेशा ये क्या करती है, जानकारी इकट्ठा करती रहती है कि स्थानीय जो शासन है वो किस प्रकार से हो रहा है, उनका आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका जायजा कौन करता है, तो इसका जायजा करता है जो हमारा ये आयोग जो है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यह आयोग राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करती है। ठीक है, किसका पुनरावलोकन करती है, राजस्व के बंटवारे का। राजस्व का मतलब क्या होता है बेटा, राजस्व का मतलब होता है टैक्स। तो टैक्स का बंटवारे का पुनरावलोकन कौन करती है, राज्य वित्त आयोग। पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, दोबारा से उसका अवलोकन करना, यानी कि दोबारा से देखना, उसकी जांच करना। ठीक है, समझ में आ गया राज्य वित्त आयोग कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करती है, प्रदेश की सरकार करती है। कितने वर्षों के लिए करती है, 5 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, और ये जो आयोग है वो क्या काम करती है, तो वो स्थानीय संस्थाओं की क्या करती है, आर्थिक स्थिति का जायजा करती है। और ये आयोग क्या करता है, राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। 73वां संविधान संशोधन हमने पढ़ लिया, क्या था क्या नहीं था, उसमें कौन कौन से विषय थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से है। किससे है,
जो हमारी शहर की स्थानीय शासन व्यवस्था, उससे किसका संबंध है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। मैं फिर से बता देती हूँ आप लोग को कि 73वां व 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 73वां किससे रिलेटेड है? गांव के स्थानीय शासन से रिलेटेड है। और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन वो किससे रिलेटेड है? शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब हम ये आप लोगों को समझ में आ गया 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शहरी इलाके, ठीक है। क्या है? शहरी इलाके। तो अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है वो शहर की स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ ये शहर है, ये शहरी इलाका है? हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसका सीमांकन करेंगे, किस आधार पर हम कहेंगे कि हाँ ये शहरी इलाका है, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा कि कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र की अगर जनसंख्या 5000 है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? शहर कह सकते हैं। उसके बाद से दूसरा हमारा पॉइंट है कि कामकाजी पुरुषों में से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हो। यानी कि जो भी लोग 5000 कम से कम जो लोग वहां पर रहते हैं उनमें से 75% लोग क्या काम करते हो? खेती बाड़ी से अलग काम करते हो, यानी कि कृषि ना करते हो, कृषि के अलावा दूसरे काम करते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे कि दिल्ली में कोई कृषि करता है नहीं, यहाँ पर सारे लोग बिजनेस, उद्योग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यही सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शहर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हो? 400 व्यक्ति रहते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे? शहरी इलाका है तो जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। और 5000 जनसंख्या में से कम 75% लोग जो हो वो क्या करे? खेती से अलग काम करते हो। और उसके बाद से 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हो? 400 व्यक्ति रहते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा 73वां संविधान संशोधन के सभी प्रावधान 74वें संविधान संशोधन पर भी लागू होते हैं। जो भी हमने सारे प्रावधान पढ़े थे वो सारे प्रावधान जो 73वें पे लागू थे वो सारे प्रावधान 74वें पे भी लागू होते हैं, ठीक है। उसमें से मैं प्रावधान बता देती हूँ कौन कौन से प्रावधान है, ठीक है। तो पहला प्रावधान है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे कि 73वें में क्या था कि चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। तो ऐसे ही 74वें में कैसे चुनाव होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। उसके बाद से आरक्षण, जैसे कि उसमें आरक्षण मिला होता है कि महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण है, ठीक है। एससी ओबीसी को उनके अनुपात में सीटें आरक्षित है। और ओबीसी को भी हम अगर राज्य चाहे तो वो सीटें दे सकता है। उसके बाद से एसटी ओबीसी में भी क्या होगा? 1 तिहाई महिलाओं का आरक्षण होगा। तो ये जो भी प्रावधान 73वें संविधान संशोधन पे वो सारे प्रावधान 74वें संविधान संशोधन पे भी लागू होते हैं। उसके बाद से विषयों का स्थानांतरण, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 29 विषय हैं ऐसे जिनको राज्य सूची से 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ठीक है। तो वो सारे विषयों का स्थानांतरण इसमें भी हुआ है। उसके बाद से राज्य चुनाव आयुक्त, जैसे कि राज्य चुनाव आयुक्त का वहां पर गठन होता है 5 सालों के लिए, ऐसे यहाँ पर भी 5 सालों के लिए उसका गठन होता है। और वो क्या करती है? इनकी देखरेख करती है कि कैसे आर्थिक रूप से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद से राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग समझ में आ रहा है आप लोग को कि चुनाव आयुक्त यानी कि उनका चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयुक्त कराएगा, सॉरी। उसके बाद से राज्य वित्त आयोग का गठन कितने 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य सरकार इसका गठन करती है और ये क्या करती है? ये राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन भी करती है और उनकी स्थिति पर देखरेख भी करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? 73वें संविधान संशोधन के जो भी प्रावधान है वो सारे प्रावधान 74वें संविधान संशोधन पर भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, राज्य चुनाव आयुक्त और राज्य वित्त आयुक्त, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं। अब हमने स्थानीय शासन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, तो उसके सामने क्या क्या समस्या आती है, ठीक है। कौन कौन सी समस्या है स्थानीय शासन के समक्ष? तो सबसे पहली जो समस्या है धन का अभाव, ठीक है। धन का अभाव यानी कि पैसों की कमी। अब वो जो सारे इनको कार्य दे दिए गए हैं, कृषि, सिंचाई, सड़कें, पेयजल, उनको कार्य को करने के लिए, ठीक है, विकास करने के लिए इनको किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है। और इनके पास क्या हो रहती है? पैसों की हमेशा कमी रहती है। इनको क्या करना पड़ता है? पैसों के लिए हमेशा राज्य सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है जनता का जागरूक ना होना। और जनता भी क्या है? जागरूक नहीं है। स्थानीय शासन के प्रति जनता बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जनता को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से शासन
शासन प्रणाली को चलाया जाता है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर। ठीक है, अब ये क्या है, पैसों की मदद के लिए किस पर निर्भर रहती है स्थानीय शासन? जो सरकार है उनके ऊपर निर्भर रहती है, जो राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उनके ऊपर क्या रहती है, हमारी स्थानीय शासन क्या रहती है, उन पर निर्भर रहती है, उनके ऊपर डिपेंड रहती है कि कब वो पैसे देंगे, कब ये कल्याणकारी कार्य अपने गाँव में, अपने शहरों में, नगरों में करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा लास्ट है वो है आय से अधिक खर्चा करना। दूसरी समस्या इनकी ये भी है कि ये क्या करते हैं, पैसे इनको मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ये कोई जो कार्य होता है जैसे कि सड़क निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या कर देते हैं कि जितने पैसे उनको मिले भी नहीं होते उससे अधिक क्या कर देते हैं, ये खर्चा कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक इनके सामने समस्या है। समझ में आ गया? पहली समस्या धन का भाव, दूसरी समस्या जनता का जागरूक ना होना, तीसरी समस्या हमारी क्या है, वित्तीय मदद के लिए सरकार पर निर्भर होना, और फिर उसके बाद से क्या है, आय से अधिक खर्चा करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न विद नसीमा।